Now, today our first class on economics. Today I am going to discuss the first chapter of our class 12 syllabus, that is law of demand. लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले सबसे फर्स्ट माइंड में जो क्वेश्चन आता है किसी भी स्टूडेंट के लिए वो ये है कि सर डिमांड का मतलब क्या होता है। अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करूं, मैं किसी से अगर पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, तो कोई भी बच्चा बोलेगा आई वॉन्ट अ बाइक, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ होम, आई वॉन्ट अ क्लोथ्स। तो कहने का मतलब क्या होता है कि लोग डिमांड का एक्चुअल सेंस में मीनिंग समझते नहीं है, वो अपने वॉन्ट को या अपने डिजायर को डिमांड समझ लेते हैं। क्योंकि डिमांड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहां से होता है? फ्रॉम द डिजायर। आपके मन में कोई चीज की इच्छा आती है कि मेरा एक घर होना चाहिए या मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, तो वो डिजायर है, वो डिमांड नहीं है। तो फॉर एनीथिंग, फॉर एनी डिजायर टू बिकम अ डिमांड, इसको कैसे करते हैं? देखो मैंने डेफिनेशन लिखा है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है, विच कंज्यूमर आर विलिंग, जो कस्टमर खरीदना चाहता है, एंड एबल मतलब क्या? आपके मन में किसी भी चीज के लिए डिजायर होना तो स्वाभाविक है, अगर डिजायर होगा ही नहीं तो आप डिमांड करोगे कैसे? लेकिन सिर्फ डिजायर होना ही अपने आप में डिमांड नहीं होता है, उस डिजायर को पूरा करने के लिए आपके पास एबिलिटी होना चाहिए। किस बात का एबिलिटी? टू परचेज दैट कमोडिटी। और वो एबिलिटी किसी भी इंसान के अंदर कहां से आता है? बाय परचेजिंग पावर। मींस अ पर्सन हैव टू गेट अ रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी, उसके पास एक रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी होना चाहिए, तभी जाके वो सामान खरीदेगा। तो इट मींस अगर आपको डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट करना है तो एक इंसान के पास रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी होना चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए। लेकिन परचेजिंग पावर होने से ही से डिमांड हो जाएगा? कुछ लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो कंजूस भी होते हैं, तो विलिंगनेस भी होना चाहिए। मींस आपके पास रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी के साथ साथ विलिंगनेस टू स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी ऑन द परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, तब जाके वो डिजायर क्या हो जाता है? डिमांड में कन्वर्ट होता है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट डिमांड के डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो है प्राइसेस एंड द टाइम। देखो मैंने पूरा डेफिनेशन रीड कर देता हूं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी व्हिच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? अगर प्राइस ना हो तो डिमांड का मतलब नहीं होता है। मतलब डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस। जैसे क्या, कोई भी चीज खरीदना या नहीं खरीदना, आपका ये जो डिसीजन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे। सोचो आप मार्केट में गए एक शर्ट लेने के लिए और आप देखते हैं कि एक शर्ट का प्राइस 600 रुपया है और आप उस शर्ट को खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर दुकानदार बोल दे कि सर इसका दाम तो 800 रुपया है, तो आप ये डिसीजन लेंगे कि मेरे को खरीदना है या नहीं खरीदना है। किस पे डिपेंड हो गया? प्राइस पे। तो प्राइस इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट while defining a demand. तो डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द प्राइस। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है टाइम। देखो डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। सर फ्लो का मतलब क्या होता है? पहला टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो फ्लो का मतलब होता है चेंजेस। मतलब हमेशा जो चेंजेस, नल से बहता हुआ पानी, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या? जैसे अभी आपको एक पेन का जरूरत है, ठीक है, या अभी आपको एक कार का जरूरत है, हो सकता है कि एक महीना के बाद वो जरूरत ना हो। मतलब क्या होता है? कुछ चीजों की जो जरूरतें होती हैं वो टाइम टू टाइम क्या होती है? चेंज होती हैं। तो डिमांड को अगर पूरा टोटल कर दूं तो इसका मतलब है इसमें 4 एलिमेंट होते हैं। पहला डिजायर, फिर परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी, थर्ड होता है प्राइस, एंड फोर्थ होता है टाइम। और इन चारों का एलिमेंट को ही क्या किया जाता है? डिमांड। और इस डिमांड को एक और वर्ड से डिनोट करते हैं जिसका मतलब होता है इफेक्टिव डिजायर। ये होता है आपका डिमांड का पहला डेफिनेशन। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज आवर टाइप्स ऑफ डिमांड। देखिए बेसिकली टाइप्स ऑफ डिमांड 5 टाइप्स के हैं आपके बुक में, इसमें मैंने 2 एक्सप्लेन किए, इसके बाद मैं 3 एक्सप्लेन करूंगा। पहला है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। देखो इंडिविजुअल वर्ड का ही मतलब होता है कि यहां पर एक पर्सन के बारे में बात हो रहा है। तो इंडिविजुअल मीन्स अ सिंगल कंज्यूमर एंड मार्केट मीन्स ऑल द कंज्यूमर्स टेकन टुगेदर।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिमांड, तो जो डिमांड का डेफिनेशन था मोर और लेस पूरे वर्ड्स वैसे ही हैं। देखो, इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज, जो खरीदना चाहता है एट वेरियस प्राइसेस, अलग अलग दाम पे हम कितना खरीदेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि एक इंडिविजुअल हो सकता है कि 100 रुपए के सामान में कुछ ना खरीदना चाहे, और एक ऐसा हो सकता है जो एक तो खरीदना चाहे। तो ऐसा कई बार आप देखेंगे कि देखो यहाँ पे एक चार्ट रहता है प्राइस और क्वांटिटी का, जो मैं बाद में भी आपको समझाऊंगा जब शेड्यूल्स बनाऊंगा। तो सोचो प्राइस अगर 10 रुपया है तो हो सकता है क्वांटिटी हम 2 खरीदें, जब प्राइस 15 रुपया हो सकता है हम क्वांटिटी क्या खरीदे, 1 रुपया। तो वेरियस प्राइसेस पे हम डिसीजंस लेते हैं कि हमको कितना खरीदना है या तो नहीं खरीदना है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखो वही 3 एलिमेंट वापस आ गए घूम फिर के, टाइम, प्राइस एंड द विलिंगनेस। क्लियर है? तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है जब एक कस्टमर के रिस्पेक्ट में बात होगा। जब मैं मार्केट डिमांड के बारे में बात करता हूं तो मैंने पहले ही कह दिया, मार्केट का मतलब ऑल द कंज्यूमर्स टेकिंग टुगेदर। तो यहां पे लिखा है टोटल, यहां पे इंडिविजुअल के बारे में बात ही नहीं होगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एट ऑल द हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स को हम लोग कस्टमर्स की कैटेगरी में रख रहे हैं, कंज्यूमर्स की कैटेगरी में रख रहे हैं, आर विलिंग टू बाई, एकदम सेम डेफिनेशन, वही टाइम आ गया, वही प्राइस आ गया। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब सिंपल सा हो गया कि अलग अलग प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर एक इंडिविजुअल कितना कितना क्वांटिटी खरीदेगा। और वैसे मार्केट डिमांड में टोटल कस्टमर्स जितने भी हैं हमारे एक हाउस होल्ड से, कम्युनिटी में, एक लोकेलिटी में, तो किसी भी पर्टिकुलर सामान का, जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, उसका डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में कितना कितना डिमांड करते हैं। सेकंड देखो आपका पॉइंट आता है एक्स ऑन्टे एंड एक्स पोस्ट। देखो एक्स ऑन्टे का मतलब होता है refers to the amount of goods that consumers are willing to purchase। जब आप कभी शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, घर से पैसे लेके निकलते हैं कि सोचो मैं आज 3 शर्ट खरीदूंगा, 2 पैंट खरीदूंगा, आपने पैसे ले लिए, 4-5 हजार रुपए लेके आप निकल गए। जब मार्केट में आप गए तो आपको कुछ चीज समझ में आई, अच्छी भी लगी, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव थी, तो अल्टीमेटली आपने देखा एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे पैसे खर्च करके कितने खरीद पाए, 3 शर्ट के बदले आप 2 शर्ट खरीद पाए, और 2 पैंट के बदले आप 1 पैंट खरीद पाए। तो जब आप घर से निकले थे तो आपका इच्छा क्या था कि मैं 3 शर्ट खरीदूंगा, 2 पैंट खरीदूंगा। ये होता है एक्स ऑन्टी, दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज। और पोस्ट का मतलब क्या हो जाता है, कंज्यूमर्स एक्चुअली परचेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअली जो आप खरीद पाए, और एक्स ऑन्टे का मतलब क्या होता है, जो आप खरीदना चाहते थे। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 2। नाउ द थर्ड पॉइंट इज जॉइंट डिमांड। देखो वर्ड में लिखा है जॉइंट डिमांड, सुन के लगता है जॉइंट मतलब क्या, जब 2 या 2 से ज्यादा सामान या आर्टिकल्स या गुड्स का डिमांड हम एक साथ कर देते हैं। तो यहां पे लिखा है मैंने, जॉइंट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर 2 और मोर गुड्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजों का डिमांड जब हम एक साथ करते हैं, विच आर यूज्ड जॉइंटली और डिमांडेड टुगेदर, एक साथ जब हम डिमांड करते हैं उसे कहते हैं हम लोग जॉइंट डिमांड। जैसे एग्जांपल मैं ले लिया ब्रेड एंड बटर, मिल्क एंड शुगर। नाउ द डिराइव्ड डिमांड, व्हाट इज द डिराइव्ड डिमांड? बोल रहे हैं देखो, द डिमांड फॉर ए कमोडिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी। सोचो आपको एक घर बनाना है, मेरा एग्जांपल भी वही है। अगर आपको घर बनाना तो आपको क्या चाहिए, आपको सैंड, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड्स, चिप्स, स्टोन्स, बिना इनके तो आप डिमांड नहीं, घर नहीं बना सकते। तो घर आपका ओरिजिनली डिमांड था, आपके पास पैसे भी थे, लेकिन उस चीज को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये बाकी चीजों का जरूरत पड़ता है। तो इसे कहते हैं डिराइव डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई बच्चा अगर ये सोचे कि भाई मेरे को फर्स्ट आना है, मुझे अच्छी पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई करना है, ये इसका डिजायर है, इसको करने के लिए क्या क्या चाहिए, ट्यूशंस चाहिए, बुक्स चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो ये सब हो जाते हैं डिराइव्ड। तो डिराइव्ड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए जो छोटी छोटी चीजें हमें जो पहले जरूरत पड़ती हैं, तो उनको इकट्ठा कर लें, तो जो मेरा मेन टारगेट है उसको हम अचीव कर लेते हैं। लास्ट है कॉम्पोजिट डिमांड। देखो कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब होता है डिमांड फॉर गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस, मींस ऑल्टरनेटिव यूजेस।
कुछ चीजें हमारे घरों में ऐसी होती हैं जिसका मल्टीपल यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। मैं एग्जांपल में भी लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी से आप लाइट, पंखा, मोबाइल का चार्जिंग बोलिए, टीवी बोलिए, हर एक चीज आप चलाते हैं। जैसे आप स्टील बोल दीजिए, स्टील से बर्तन भी बनते हैं, स्टील बिल्डिंग्स में भी लगता है, लिफ्ट्स वगैरह में, तो कई जगह पे आता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स का मल्टीपल यूजेस होता है उसको कॉम्पोजिट डिमांड हम लोग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल मैंने आपको 5 पॉइंट डिस्कस किए रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ डिमांड। नाउ द थर्ड टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में काफी बार रिपीट भी हुआ है, और कई बार इसमें से फैक्टर्स को अलग अलग मैंने बांट दिया है। देखो, मैंने फैक्टर्स को 2 पार्ट में बांट दिया। वन इज द प्राइस फैक्टर, द अदर वन आर द अदर फैक्टर्स। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इसमें एक अकेला पॉइंट रहेगा, और अदर फैक्टर्स में काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, काफी सारे पॉइंट्स हैं। मैंने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन में लेकर आ रहा हूं। प्राइस फैक्टर का मतलब क्या होता है, बात को थोड़ा समझना। प्राइस फैक्टर का मतलब होता है कि जब डिमांड प्राइस पे डिपेंड करता है। मींस देखो, मैंने लिखा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमारा पॉइंट है, और मैंने लिखा है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब सर उल्टा। उल्टा किसके बीच में रिलेशनशिप है? बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। देखो, एज अ कंज्यूमर और बीइंग अ कंज्यूमर, आप जब भी मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो हमारा एक थ्योरी रहता है कि अगर सामान का प्राइस कम हो रहा है तो हम डिमांड ज़्यादा करते हैं, और प्राइस अगर बढ़ता है तो हम डिमांड क्या करते हैं? कम करते हैं। मतलब क्या कि जब प्राइस हम देखते हैं नीचे की तरफ जाता है तो हमारा डिमांड कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। और उल्टा कब हो जाता है? जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो डिमांड नीचे की तरफ। तो एज ए कंज्यूमर हमारा थ्योरी ऐसा ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट पे लिखा गया है देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है और बच्चा ये पॉइंट अगर लिखना तो मैंडेटरी लिखेगा ही, तो ये टर्म जरूर यूज करना, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है? लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस अगर लोअर रहेगा, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। जो मैंने कहा, प्राइस अगर लोअर रहेगा, लार्जर क्वांटिटी आप डिमांड करोगे। एंड हायर द प्राइस, अगर प्राइस क्या रहेगा? हायर रहेगा, लेसर क्वांटिटी विल बी परचेज। तो कस्टमर्स क्या करेगा? कम क्वांटिटी खरीदेगा। दिस टाइप ऑफ डिमांड, तो इसको एक और नाम से हम डिनोट करते हैं जिसे कहते हैं हम लोग प्राइस डिमांड। तो ये था आपका प्राइस फैक्टर का पॉइंट नंबर 1। फैक्टर्स में 2 ही फैक्टर्स रहेंगे हमारे, प्राइस और अदर, और प्राइस में एक ही पॉइंट रहेगा। अदर फैक्टर्स मतलब देखो, प्राइस के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, मींस डिमांड को चेंज करते हैं। जैसे पहला इसमें है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और इसके सब डिवीजन 3 पॉइंट है। मैं तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन अभी करूंगा, और मैं आपको बता दूं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कई बार इस पॉइंट को उठा के भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इसको ग्राफिकली भी मैं रिप्रेजेंट आपको करके दिखाऊंगा। कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिमांड डिपेंड करता है। और तीसरा पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये 2 तरह के होते हैं, वन इज द सब्स्टिट्यूट, द अदर वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री। तो कहने का मतलब है अब ये 3 नेक्स्ट पार्ट में मैं ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा? मेरा खत्म हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो मैंने कहा था अदर फैक्टर का पहला पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो यहाँ पे बोला क्या है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज डिमांड। देखो ये तो लॉजिकल है, सर डायरेक्ट क्यों है? डायरेक्ट का मतलब क्या है? जब इनकम और डिमांड दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो हर एक आम आदमी जो इकोनॉमिक्स नहीं भी जानता वो सिंपल सा बात बोलता होगा कि सर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और इनकम घटेगा तो डिमांड घटेगा। तो ये एक कॉमन फिनोमेना है जो एक आम आदमी भी जानता है। दैट इज, देखो यहाँ पर लिखा है विद एन इंक्रीज इन द इनकम द डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस, ठीक है, एंड विद द फॉल इन द इनकम डिमांड विल फॉल। हाउएवर, अब जब आप स्टडी कर रहे हैं तो यहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ने होंगे। हाउएवर दिस मे नॉट ऑलवेज बी द केस। मतलब क्या सर? जरूरी नहीं है कि हर एक बार इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा और इनकम के घटने से डिमांड घटेगा, ये जरूरी नहीं है। अब कोई भी स्टूडेंट में से पूछेगा सर ये जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी नहीं है? मैं आपको समझाता हूं। देखिए,
मैंने आपको 3 गुड्स के बारे में कहा। पहला तो है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के लिए वो थ्योरी एप्लीकेबल है जो एक आम आदमी जानता है। जैसे सर, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीजेस विथ फॉल इन इनकम। इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा क्योंकि ये आप सब जानते हैं और नॉर्मल बात है। हम आते हैं इंफीरियर गुड में। देखो इंफीरियर गुड का कहानी क्या है। ये चीज हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में रोज देखते हैं लेकिन कभी नोटिस नहीं करते। देखो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होता है जिसका डिमांड फॉल हो जाता है इनकम के बढ़ने से। अब मैक्सिमम स्टूडेंट ये पूछते हैं सर इनकम के बढ़ने से डिमांड फॉल हो जाए, ये तो काफी पहली बार सुन रहे हैं। देखो मैं समझाता हूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके बुक में भी एग्जाम्पल आपको नजर आएगा। सोचो मैं 2 सीरियल्स के बारे में बात करता हूं, एक मैं लेता हूं ज्वार बाजरा और एक मैं लेता हूं राइस और व्हीट। ये तो आप सभी जानते हैं राइस और व्हीट के कंपैरिजन में ज्वार और बाजरा क्या है, इंफीरियर है। इंफीरियर इन द सेंस सस्ता है। अब सोचो एक गरीब आदमी है जो मुश्किल से 1000-2000 महीना कमाता है, उसके लिए राइस या व्हीट अफोर्ड करना पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं है। तो वो अपना पेट कैसे भरता होगा? ज्वार और बाजरा से। अब सडनली सोचो उस इंसान का इनकम 2000 से 10,000 हो जाए या 8000 हो जाए, तो उसके मन में क्या आएगा कि यार हम राइस व्हीट खरीदेंगे, सुपीरियर क्वालिटी का गुड्स खरीदेंगे। और वो क्या करेगा, जब वो राइस और व्हीट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा तब तो वो ज्वार और बाजरा खरीदना छोड़ देगा। तो सोचो इनकम तो उसका बढ़ा लेकिन डिमांड किसका फॉल कर गया? ज्वार और बाजरा का। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं इनकम के बढ़ने से जिसका डिमांड फॉल कर जाता है, और इनकम जैसे अगर फॉल कर जाए तो दोबारा वो कहां चला जाएगा? ज्वार और बाजरा की तरफ चला जाएगा और व्हीट और राइस खाना छोड़ देगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंफीरियर गुड्स का। अब आता है इनएक्सपेंसिव। देखो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, जैसे सॉल्ट बड़ा ही सस्ता सामान है लेकिन बिना नमक के सब्जी में स्वाद नहीं आता। मैच बॉक्स के बिना कभी आग नहीं लगता। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो बड़े सस्ते होते हैं लेकिन इनएक्सपेंसिव भी होते हैं, और उनका डिमांड भी क्या होता है? बढ़ता है इनकम के बढ़ने से। लेकिन लॉजिकली कोई बच्चा सोचो कोई नमक का दाम 30 रुपया है, अब सडनली नमक का दाम 20 रुपया हो गया, तो क्या बोरा खरीद लोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। आप हो सकता है 1 पैकेट खरीदते थे तो आप 3 खरीद लोगे, 2 खरीद लोगे। तो इसका मतलब है इनएक्सपेंसिव गुड्स के डेफिनेशन क्या है? इनकम के बढ़ने से इनका डिमांड बढ़ेगा लेकिन अप टू अ सर्टेन लेवल। वो लेवल के बाद अगर इसके बाद भी आपका इनकम अगर बढ़ता है तो सोचो, तो मैंने आपको पहले सॉल्ट के बारे में कहा कि इनएक्सपेंसिव है और मैंने वहां पे प्राइस का एग्जांपल दिया। प्राइस में सोचो आप सॉल्ट का दाम 30 रुपए ही है और अभी भी 30 है, लेकिन आपका इनकम जो 10,000 था वो सोचो 25,000 हो गया या 20,000 हो गया, इनकम बढ़ गया, तो आप सॉल्ट ज्यादा खरीद लोगे क्या? खरीदोगे, 2 पैकेट खरीद लोगे, 3 पैकेट खरीद लोगे। तो कहने का मतलब क्या है? इनकम के बढ़ने से इनका डिमांड भी बढ़ता है लेकिन अप टू अ सर्टेन लेवल, अप टू अ सर्टेन लेवल। Thereafter it remain constant। उसके बाद क्या होता है? constant irrespective of the level of income। उसके बाद इनकम बढ़ भी जाए तो इसका डिमांड बढ़ने वाला नहीं होता है। ये है आपका पॉइंट नंबर 3। नाउ अब मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताऊंगा इन तीनों गुड्स का, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर एंड इनएक्सपेंसिव गुड्स ऑफ नेसेसिटीज। देखो मैंने एक y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, x एक्सिस ड्रॉ कर लिया ओरिजिन, यहां पे मैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स को प्लॉट कर लिया और यहां मैंने प्लॉट कर लिया क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? सबसे पहले मैं नॉर्मल गुड्स की बात करता हूं। देखो नॉर्मल गुड्स का डेफिनेशन क्या था? नॉर्मल गुड्स का डेफिनेशन था विद द इंक्रीज इन इनकम डिमांड विल इंक्रीजेस, विद फॉल इन इनकम डिमांड विल फॉल। मतलब देयर वाज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखो जब हम 2 चीज मेजर करते हैं, कोई भी ग्राफ का शेप लेके, पहली बात तो मैं बता दूं क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बहुत सारे हैं और बच्चों को हमेशा डर रहता है कि ग्राफ सर मगअप हो जाता है जब एट द एंड ऑफ द सेशन, लेकिन ऐसा है नहीं। जब भी आप ये दोनों चीज को देखो ध्यान से, इनकम एंड डिमांड, जब आप इसको कंसेप्ट में ला रहे हैं नॉर्मल के, नॉर्मल में आपने क्या पढ़ा था? इन दोनों का रिलेशन क्या था? पॉजिटिव। तो कर्व कहां जाएगा? अपवर्ड। कर्व कहां जाएगा? अपवर्ड। और जब नेगेटिव होता है तो कर्व कहां जाता है? डाउनवर्ड। ये एक बेसिक फंडा है। तो नॉर्मल गुड्स का जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा,
ये होगा नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स हैज अ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, इंडिकेटिंग दैट विद इंक्रीज इन इनकम क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। जब आप इंफीरियर गुड्स के लिए प्लॉटिंग करते हैं तो बड़े ध्यान से करो। सोचो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सोचो मेरा इनकम अभी Y1 पर है, ठीक है, और मैं क्वांटिटी परचेज करता हूं Q1 की। सोचो, तो इंफीरियर का कॉन्सेप्ट कैसा होता है सर? इंफीरियर क्या होगा, शुरुआत में सोचो यहां तक वो इंक्रीज करेगा। अरे भाई ये तो बात है ना, जब हमारा इनकम बड़ा लो लेवल पे होता है तो उस वक्त मेरे लिए ज्वार और बाजरा भी क्या है, नॉर्मल जैसे ही हम ट्रीट करते हैं। विद इंक्रीज इन इनकम उसका भी डिमांड क्या होता है, दिन पे दिन बढ़ते रहता है। ये हुआ यहां तक। लेकिन जैसे ही एक सर्टेन लेवल के बाद अगर आपका इनकम जंप कर जाए तो ये जो डिमांड होता है ना, ये बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है। तो इस कर्व को बोला जाता है बैकवर्ड बेंडिंग, क्योंकि इस इनकम के बाद ज्वार और बाजरा का डिमांड क्या हो गया, फॉल कर गया। थर्ड आता है इनएक्सपेंसिव गुड्स। देखो सोचो मेरा इनकम Y2 है, इनकम कहाँ गया मेरा, Y2 पे। हम कितना सर डिमांड कर लेंगे? सोचो मैं यहां तक ले गया, सोचो यहां तक मैं ले गया सर, मैं Q2 क्वांटिटी परचेज कर लिया, ठीक है। उसके बाद सोचो यहां से जब मैं लेके जाऊंगा इसको ऐसे, ये है इनएक्सपेंसिव गुड्स। मतलब क्या सर, ये भी इनकम के साथ बढ़ते रहेगा, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन लेवल ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद इसका डिमांड बढ़ने वाला नहीं है। तो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल, इंफीरियर एंड इनएक्सपेंसिव गुड्स ऑफ नेसेसिटीज। नाउ द लास्ट 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में 2 तरह के गुड्स के बारे में जानेंगे, एक है सब्स्टिट्यूट और एक है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं? जैसे एक जगह पे, एक दूसरे की जगह पे जो यूज हो जाए। तो एग्जांपल है, विच सेटिस्फाई द सेम टाइप ऑफ नीड। जैसे टी और कॉफी की बात करें, ये सब जानते हैं कि अगर हमको टी पीने की इच्छा है और घर में चाय ना हो, चाय पत्ती ना हो आई शुड से, तो हम कॉफी भी पी लेते हैं, और कॉफी ना हो तो चाय भी पी लेते हैं, बिकॉज दे बोथ आर सेटिस्फाइंग द सेम टाइप ऑफ नीड एंड दे कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वन अनदर। ये तो बात सही है। तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो एक एग्जाम्पल लेके मैं अगर समझाऊं आपको, तो आप देखो क्या है, टी और कॉफी। अच्छा, कॉफी और टी लिखता हूं, देखो ध्यान से, कॉफी और टी, ठीक है, सुनना पड़े ध्यान से। कॉफी का प्राइस अगर बढ़ जाए तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा सर, कम। ये तो सबको पता है। इसका असर टी पे क्या पड़ेगा सर, टी का डिमांड तो बढ़ जाएगा। सही बोल रहा हूं ना मैं? कॉफी का प्राइस अगर बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड क्या होगा, फॉल होगा। लेकिन उसका असर टी पे क्या पड़ेगा, टी का डिमांड बढ़ गया। मीन्स विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉफी, डिमांड फॉर टी विल इंक्रीज। सिमिलरली अगर प्राइस इसका कम हो जाए तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा, तो लोग चाय पीना क्या कर देंगे, कम। लेकिन देखो प्राइस इसका कांस्टेंट है, जबकि देखो टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी उसके डिमांड में चेंज हो जा रहा है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉफी, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड गुड्स, दे हैव गॉट द रिलेशन। क्या रिलेशन है, बिकॉज बोथ आर सेटिस्फाइंग द सेम टाइप ऑफ वांट। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, सोचो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा प्राइस ऑफ कॉफी, प्राइस ऑफ कॉफी लिखना, और यहां लिखोगे आप डिमांड फॉर टी, डिमांड फॉर टी। सोचो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो रही है। कॉफी का प्राइस अगर इतना है, सोचो पी, तो डिमांड कितना है, क्यू। अब कॉफी का प्राइस अगर P1 पे जंप कर जाएगा तो टी का डिमांड क्या होगा, आगे बढ़ेगा ना, Q1 पे आ जाएगा सपोज, है कि नहीं। तो इसका डिमांड कब कैसा आया, अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि डिमांड, क्योंकि कॉफी का प्राइस और टी के डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। कैसे सर, इसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसका डिमांड बढ़ रहा है, इसका प्राइस अगर घट रहा है तो इसका डिमांड घट रहा है। तो इसका मतलब है एक गुड के प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड के डिमांड पर क्या होता है, असर होता है। यह था सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स होता है जो हम लोग एक दूसरे के साथ यूज करते हैं, दे आर ज्वाइंट गुड्स। जैसे हमने पहले पढ़ा था ज्वाइंट डिमांड, जैसे कार, पेट्रोल। अब सोचो कार और पेट्रोल का कॉन्सेप्ट अगर मैं ले लूं तो क्या देखोगे आप,
कार और पेट्रोल में क्या होता है? सोचो, मैंने एग्जाम्पल ले लिया कार पेट्रोल का, ये रहा कार, ये रहा पेट्रोल, ठीक है। कार की प्राइस अगर बढ़ेगी तो कार की डिमांड क्या होगी? कम। तो जब कार होगा ही नहीं तो पेट्रोल डालोगे कहाँ? तो पेट्रोल का डिमांड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कार की प्राइस अगर कम हो जाएगी तो कार की डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इनके बीच में देखो रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। इसका मतलब सर डिमांड कब कहाँ जाने वाला है? नीचे की तरफ जाने वाला है। देखो मैं बनाता हूं, ये हो गया मेरा प्राइस ऑफ कार, प्राइस ऑफ कार, और ये हो गया मेरा डिमांड फॉर पेट्रोल। क्लियर है? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन। सोचो कार की प्राइस इतनी थी तो का डिमांड कितनी थी पेट्रोल की? इतनी। जैसे ही कार की प्राइस बढ़ गई तो कार की डिमांड फॉल हो गई, तो पेट्रोल का डिमांड भी क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। तो डिमांड कब देखो कैसा आया? डाउनवर्ड स्लोपिंग आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं हर एक सिंगल पॉइंट का। बस हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अब इन दोनों को एक साथ कभी कभी इस प्राइस, इस वर्ड से भी डिनोट किया जाता है। अगर कभी पूछ ले क्रॉस डिमांड क्या होता है, तो मतलब आप दोनों को एक्सप्लेन करना है। क्रॉस प्राइस इफेक्ट शो करना है, मतलब इन दोनों का डेफिनेशन लेकर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको करना है। तो क्रॉस डिमांड या क्रॉस प्राइस, देखिए कंफ्यूज मत होना, सारी टॉपिक तो पढ़े ही नहीं। तो क्रॉस डिमांड या क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब ये 2 पॉइंट होता है। लास्ट 2 पॉइंट देखो, बड़ा सिंपल से मैंने लिखे नहीं है तो मैं बोल देता हूं आपको। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देखो आप बीइंग अ कंज्यूमर आप लोग देखते हैं कि हमारे कुछ चीजों की डिमांड हमारे हैबिट पे, हमारे कल्चर पे, हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करती है। जैसे देखो कपड़े जैसे ही ओल्ड फैशन हो जाते हैं तो जो नए नए कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं वो अपना डिमांड शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम ओल्ड फैशन गुड्स टू द न्यू वन। जो लोग देखो बहुत हेल्दी रहना चाहते हैं तो उन लोग क्या करते हैं? जिम का डिमांड ज्यादा करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं। तो कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिमांड डिपेंड करता है। तो कस्टमर किसी चीज को अगर लाइक करता है तो उसका डिमांड ऑब्वियसली बढ़ता है, और अगर पसंद नहीं करता है तो उसका डिमांड बढ़ता नहीं है। डिपेंड करता है कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पे। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। सोचो अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले कुछ वक्त में जो सामान आप खरीदने का प्लान कर रहे हो उसका डिमांड प्राइस बढ़ेगा, तो आज ही आप क्या कर लोगे? खरीदना शुरू कर दोगे। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दाम समय पे उसका प्राइस फॉल करने वाला, तो आप क्या करोगे? अपने परचेस को पोस्टपोन कर दोगे, आप रुक जाओगे, वेट करोगे, प्राइस फॉल करेगा तब हम डिमांड करेंगे। कई बार गोल्ड खरीदते वक्त कस्टमर्स ऐसे प्लानिंग करते हैं। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। तो हमारा जो टॉपिक था डिटर्मिनेंट्स एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड्स, वो खत्म हो गया है।